प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ये प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास की जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत हैं। और इन स्रोतों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्राचीन काल के आर्थिक इतिहास को हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जान सकते हैं। जैसे कि पूर्व में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्थिक इतिहास का अध्ययन हम साहित्यिक, पुरातात्विक, अभिलेख, मुद्रा शास्त्र, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के यात्रा वृत्तांतों और समकालीन आर्थिक चिंतकों की विचारधाराओं से जान सकते हैं। इसके आधार पर हम उस समय की आर्थिक स्थिति, भौगोलिक एवं व्यापारिक दशाओं, व्यापार वाणिज्य, उद्योग धंधों, आर्थिक प्रगति, अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उस समय वस्तु विनिमय प्रचलित था या मुद्रा विनिमय प्रचलित था, इसके बारे में मापतोल की कौन सी प्रणाली काम में ली जाती थी, उपलब्ध कौन कौन से संसाधन थे जिनके आधार पर आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते थे, आयात निर्यात में किन किन वस्तुओं को काम में लिया जाता था, इन सब की चर्चा हम यहाँ पर देखेंगे। और इन सब को हम इन पुरातात्विक साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों के आधार पर जान सकेंगे। आज हम चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। खुदाई में संपूर्ण भारत से जो औजार, वस्तुएं या पुरावशेष हमें मिले हैं, शिलालेख और मुद्राएं, मुहरें हमें मिली हैं, ये सभी पुरातात्विक स्रोतों में शामिल होती हैं। और इनके आधार पर हम उस समय के आर्थिक इतिहास के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इतिहास को जान सकते हैं। जो कि हमारा विषय है आर्थिक इतिहास का अध्ययन करना, तो आज हम जो चर्चा करेंगे इन स्रोतों से आर्थिक इतिहास का पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर किस तरह से निर्धारण होता है, इन सभी पर यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता जिसे हम कहते हैं, इसके विभिन्न स्थानों की खुदाई से जो बड़े बड़े शहर, बस्तियों के अवशेष, अन्न भंडार हमें मिले हैं, खाद्य भंडारण की और संरक्षण के अवशेष मिले हैं, वो समय के आर्थिक समृद्धि का हमें बोध कराते हैं। इसी तरह हम पाषाण काल की चर्चा करें जो सिंधु सभ्यता से भी अधिक प्राचीन था, तो पाषाण काल से जो पाषाण उपकरण, धातु उपकरण हमें मिले हैं, आयुध हमें मिले हैं, इन सब के आधार पर हम उस समय के इतिहास को जान सकते हैं कि किस तरह से आदि मानव अपने आर्थिक जीवन को संचालित करता था। सर्वप्रथम किस तरह से उसने मछली पकड़ना, पशुपालन करना, कृषि कार्य करना शुरू किया, वो किस तरह से जंगल में प्राप्त कंदमूल, फल और अन्य संसाधनों से अपना जीवन यापन करता था। आदि मानव जो था उसके आर्थिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इन सब की जानकारी हम इन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जान सकते हैं। इसी तरह हम देखें तो उस समय के जो औजार हमें मिले हैं, प्रारंभ के जो पाषाण उपकरण हैं वो इतने सुगढ़ नहीं है, सुंदर नहीं है, परंतु समय के साथ साथ ये परिष्कृत होते गए। और जो खुदाई में हमें मिले हैं, चाहे वो अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या अन्य किसी शेप में हो, इन आयुध और उपकरणों से हम ये देख सकते हैं किस तरह से आदि मानव की बुद्धि का विकास हुआ, उसने चाक का आविष्कार किया, बर्तन बनाने की कला का विकास हुआ। उत्खनन से जो मृतभांड, मृण मूर्तियाँ और मृत पात्र हमें मिले हैं, वो आदि मानव के बौद्धिक चिंतन के विकास तथा आर्थिक गतिविधियों के विकास क्रम को समझाने में हमारे सहायक हैं। इसी तरह हम देखें तो खुदाई में स्थान स्थान पर जो कृषि उपकरण हमें मिले हैं, जैसे हंसियाँ, दराती, हल, भारी पत्थर, ये उस समय की कृषि की दशा को अभिव्यक्त करता है कि किस तरह से आदि मानव ने कृषि कार्य करना शुरू किया था। अनेक बस्तियों के साक्ष्य हमें प्रागैतिहासिक मानव के प्रारंभिक आर्थिक जीवन स्तर को दर्शाते हैं। इसी तरह हम देखें तो किस तरह से आदि मानव ने अपने वस्त्र उद्योग को प्रारंभ किया। प्रारंभ में वो पेड़ की खाल, मृगचर्म, इनको वस्त्र के रूप में धारण करता था, परंतु कपास की खोज होने के बाद वो वस्त्र बनाना शुरू किया उसने हड्डियों से, और किस तरह से पत्थर से वो सुई बनाकर अपने वस्त्रों को सिलने लगा था। तो शने शने जो बौद्धिक विकास उसका होता है, उसके परिणाम स्वरूप अनेक उद्योग धंधे इस समय हमें दिखाई देते हैं। जैसे अंतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर से हमें चावल, गेहूं, अनाज के जो साक्ष्य मिले हैं, ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर इंगित करते हैं कि उस समय ये सभ्यता कृषि प्रधान रही होगी। इसी तरह हम देखें तो अनेक स्थानों से जो खाद्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे नवदा टोली से जो गेहूं के साक्ष्य हमें मिले हैं, विविध दालों के साक्ष्य हमें मिले हैं, चावल के साक्ष्य हमें मिले हैं, या प्रारंभिक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था
को सिद्ध करते हैं कि उस समय किस तरह से शनै शनै मनुष्य सभ्यता और संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहा था और आर्थिक गतिविधियों में कृषि उसके जीवन यापन का प्रमुख आधार बन गया था। इसी तरह हम चले तो उत्खनन में जो अवशेष हमें मिले हैं वो श्रम विभाजन सिद्धांत को भी सिद्ध करते हैं कि किस तरह से उसने अपने विविध उद्योग धंधों में श्रम का विभाजन करके इनके विकसित होने में योगदान दिया। इसी तरह हमें जो प्राचीन भारत की सभ्यताएं मिली हैं, जैसे क्रेटा सभ्यता, अम्बरी नल सभ्यता, कुल्ली सभ्यता, झोप सभ्यता, इनके जो भग्नावशेषों से हमें कृषि तकनीक, शिल्प के प्रचलन आदि की जानकारी मिलती है। इससे हमें उस समय के अर्थव्यवस्था को जान सकते हैं। इसी तरह सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन को भी हम उसकी बस्तियों के आधार पर जान सकते हैं। लोथल से जो गोदी या डाकयार्ड हमें मिले हैं वो उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सिद्ध करने में सहायक साबित होता है। इसी तरह देखें तो ये जो पुरावशेष हमें मिले हैं, चाहे वो भवनों के रूप में हो, चाहे मृदभांडों के रूप में हो, इन सब के आधार पर हम उस समय के इतिहास को जान सकते हैं। इन मृदभांडों के आधार पर ही हमारे इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेताओं ने उस समय की संस्कृति और सभ्यता को आर्थिक इतिहास के आधार पर 4 भागों में बांटा है। ये मृदभांड हमें जो अलग अलग स्थानों से मिले हैं, जैसे जो प्रारंभिक मृदभांड है गैरिक मृदभांड संस्कृति से हम कहते हैं, जिसमें गेरुए रंग के मृदभांड हमें मिले हैं। हालांकि इतने सुंदर और सुगढ़ नहीं थे, परंतु जब काले और लाल रंग के मृदभांड हमें मिलने लगे तो ये एक विकसित सभ्यता की ओर हमारा इशारा करते हैं। इसके बाद चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति जो वैदिक सभ्यता को इंगित करता है। और इसके पश्चात जो पॉलिश वाले मृदभांड हमें मिले हैं, उत्तरी काले चमकदार पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति की और भी अधिक तकनीक के विकसित होने का प्रमाण है कि किस तरह से नगरीय सभ्यता विकसित हो चुकी थी। और 6ठी सदी ईसा पूर्व के इन मृदभांडों के आधार पर हम उस समय के आर्थिक जीवन को भी समझ सकते हैं। इस तरह से मृदभांड भी हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित होते हैं। इसी तरह हम देखें अभिलेखों की चर्चा करें तो सर्वप्रथम अशोक ने अभिलेख उत्कीर्ण करवाना प्रारंभ किया। ईरानी शासक दारा से ये प्रभावित था। अशोक के अभिलेख संपूर्ण भारत से मिले हैं, परंतु आर्थिक दृष्टि से यदि हम देखें तो अशोक का एकमात्र अभिलेख है रुमंदेई अभिलेख, जिसे लुम्बिनी अभिलेख भी कहते हैं। और ये कहा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के पश्चात महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित इस तीर्थ स्थल की यात्रा करी और इस यात्रा को चिरस्थायी बनाने के लिए उसने उस क्षेत्र को कर मुक्त कर दिया था। तो ये करारोपण नीति की जानकारी हमें इस अभिलेख के माध्यम से मिलती है। इसके अनुसार उसने उपज का 4था या 6ठा भाग अब कर के रूप में निर्धारित किया था। इस तरह से मौर्य और मौर्योत्तर युग के आर्थिक इतिहास को हम शिलालेखों और इन अभिलेखों के माध्यम से जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी हमें मौर्य युग के इतिहास की जानकारी प्रदान करने में सहायक ग्रंथ है। चूँकि अभी हमारा जो विषय है वो है पुरातात्विक स्रोतों का, इन्हीं में हम देखेंगे कि अलग अलग स्थानों से ये अभिलेख, भूमि अनुदान संबंधी अभिलेख हमें मिले हैं। उनके आधार पर हम उस समय के आर्थिक इतिहास को जान सकते हैं। इसी तरह मुद्रा और मोहरों का भी महत्वपूर्ण स्थान हमें दिखाई देता है उस समय के इतिहास को जानने में। अलग अलग स्थानों से जो मुद्राएं हमें मिली हैं, प्रारंभिक जो मुद्राएं हैं उनको हम आहत या पंचमार्क सिक्के कहते हैं, जिन पर कोई लेख नहीं बना होता था, केवल प्रतीक चिन्ह बना होता था। इन मुद्राओं के आधार पर हम समकालीन शासकों की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विपन्नता, इन सभी को जान सकते हैं। उनके राज्य की व्यापार की स्थिति क्या थी, ये भी मुद्राओं के आधार पर निष्कर्षतः हम कह सकते हैं उस समय की अर्थव्यवस्था को जानने में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी तरह मुहरें जो व्यापार वाणिज्य में काम आती थी, जिनमें व्यापारियों की सील बनी होती थी, ये भी उस समय की आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त जो पुरावशेष हमें मिले हैं संपूर्ण भारत से, चाहे वो भवनों के अवशेष हो, बस्तियों या दुर्गों के अवशेष हो, या फिर स्तूप, चैत्य विहार हो, ये उस समय की आर्थिक समृद्धि को जानने में सहायक है। कुल मिलाकर हम देखें तो ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं, इन सब के आधार पर हम उस समय के आर्थिक इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और इनके आधार पर ही हम उस समय की अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं कि वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी या फिर आने वाले समय में वो व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था हो गई, शिल्प आदि की स्थिति क्या थी। इन सभी का अध्ययन हम इन अभिलेखों और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर कर सकते हैं, और इनमें मुद्राओं और मोहरों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आगे हम चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में।